नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे CUET MA हिंदू स्टडीज के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में वैदिक सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट्स थे उनको चर्चा में जारी रखा था दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों वैदिक सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जिसमें हम लोगों ने वैदिक साहित्यों की चर्चा को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों जो आपके वेद हैं, आपके जो आपके उपनिषद हैं, उनकी चर्चा को किया था। अब हम लोग दोस्तों एक एक करके जो वैदिक कल्चर है दोस्तों, जिसमें आपके दो हैं वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आने वाले, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की चर्चा हम लोग करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने पिछले वीडियोस में दोस्तों इन सभी चीजों की चर्चा आपसे किया। तो एक बार हमें जल्दी से बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों हम आज की इस वीडियो को शुरू कर सकें। बताएं भाई, जल्दी से बताएं कि आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं, बताएं भाई। जिसके पश्चात दोस्तों हम आज की ये जो वीडियो है उसकी शुरू करें। चलिए, तो जल्दी से जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको सभी क्लासेस अब इसी चैनल पे मिलेंगी। दोस्तों, हम लोगों ने जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पिछले क्लासेस में जो भी चीजें हैं हम लोगों ने यहाँ पर एक एक करके डिस्कस किया था, और लास्ट क्लास में दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम लोगों ने बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं हमने उनको डिस्कस किया था। आज की क्लास से दोस्तों हम आपसे बात करेंगे पर्टिकुलरली दोस्तों वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैदिक काल जो है दोस्तों, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला जो है दोस्तों काल, वह जाना जाता है आपका पूर्व वैदिक काल के रूप में। किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? पूर्व वैदिक काल के रूप में। यह जो दोस्तों पूर्व वैदिक काल है, इस पूर्व वैदिक काल को दोस्तों हम लोग एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसमें आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, ऋग वैदिक काल। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ऋग वैदिक काल। वहीं पर दोस्तों जो दूसरा काल है दोस्तों, यह जाना जाता है दोस्तों आपका उत्तर वैदिक काल के रूप में। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल जो है दोस्तों, इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है दोस्तों आपका पूर्व वैदिक काल, जिसको हम लोग उत्तर ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। वहीं पर दोस्तों जो आपका दूसरा पीरियड है दोस्तों, जो दूसरा भाग है वैदिक काल का, इसे हम लोग दोस्तों उत्तर वैदिक काल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये जो वैदिक काल है, इसका कालक्रम, इसका जो टाइम है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था, तो उस समय हमने उसका आपको कालक्रम बताया था, जिसमें हमने आपको मोटे मोटे तौर पे बताया था कि 2350 से लेके 1750 के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का मेन पीरियड है। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो दोस्तों, यह कई चरणों में विभाजित है। आपका जो प्राक हड़प्पन है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम पहले वाला फेज, फिर आपका आएगा विकसित फेज, जिसको हम लोग मेच्योर हड़प्पन कल्चर बोलते हैं, और तीसरा आएगा उत्तरी हड़प्पन सभ्यता, जो कि आपके बाद का जो पतन वाला अवस्था है। तो आप वास्तविक यदि देखेंगे, जो नया रिसर्च हुआ है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का हमको पतन दिखाई देता है, ये 1500 ईसा पूर्व में आपको दिखाई देगा। और इसी 1500 ईसा पूर्व में जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का समापन होता है, इसका पतन होता है, वैसे ही एक नई सभ्यता का उद्भव होगा, जिसको हम लोग वैदिक काल के रूप में जानते हैं, जो कि 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच में आपको दिखाई देती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो कालक्रम है, जो टाइम पीरियड है, आपको ध्यान में होना चाहिए। जल्दी से एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, और जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए कि जी हाँ सर, जो अभी तक हम आपको पढ़ा रहे हैं वो चीजें समझ में आ रही है। किसी को किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी पॉइंट पे, एनी पॉइंट, एनी टाइम, आप बिल्कुल स्वच्छंद हैं, बेहिचक आप बिल्कुल पूछिए, किसी भी प्रकार के डाउट हो कहीं पे भी। देखिए भाई, अच्छी चीजें वही होती हैं अच्छा डिस्कशन वही होता है
जहां पर आप बीच में इंटरेक्ट करते हैं हमसे। देखिए अभी तो क्या है कि ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि मैं आपकी चीजों को, आपके मन भाव को देखकर मैं समझ पाऊं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो यदि आपको कहीं पर भी कोई भी सिंपल सा पॉइंट आपको न समझ में आ रहा हो तो बेहिचक बिना किसी डर के पूछिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा, उसको पूरा कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझाऊं। खैर वापस बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आप देख रहे हैं कि वो एक तरफ उसका पतन हो रहा है और दूसरी तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात ही एक नई संस्कृति का विकास हो रहा है, जिसको हम लोग वैदिक काल के, वैदिक पीरियड के रूप में जानते हैं, जिसका काल दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में है। अब ये जो दोस्तों वैदिक काल है, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। दोनों के टाइम पीरियड आपको ध्यान रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो पूर्व वैदिक काल है अर्थात ऋग वैदिक काल है, इसका जो समय काल है दोस्तों, यह 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसको डिफाइन किया गया है। अर्थात दोस्तों 1500 बीसी से लेके 1000 बीसीई के बीच में जो आपका पूर्व वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल है, ये आपका आता है। और जैसे ही ये फेज समाप्त होगा तो आपका चला आएगा दोस्तों उस समय उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच में आपको दिखाई देगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, हमने यहां पर आपके लिए एक टर्म यूज किया है पूर्व वैदिक काल के लिए ऋग वैदिक क्या काल। अब आप में से क्या किसी को पता है कि क्यों, किस कारणवश पूर्व वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल को क्यों हम लोग ऋग वैदिक काल के रूप में भी जानते हैं? इसके पीछे कारण क्या है, क्या आप में से किसी को पता है? बताएं भाई। हमने जो प्रीवियस क्लास लिया था उसमें हमने आपसे इस चीज की चर्चा की थी, बताएं भाई, जल्दी बताएं। क्या कारण है कि हम लोग पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के रूप में भी जानते हैं? इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हाँ या ना में तुरंत जवाब दीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं गंवाना है, समय का बहुत महत्व है मेरे भाई। ठीक है, खैर देखिए रीजन क्या है, मैंने पहले ही बताया कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल नाम क्यों पड़ा? वैदिक काल नाम पड़ा वेदों के कारण। तो ये जो आपका पूर्व वैदिक काल है, जब आप इसमें लिटरेरी सोर्स देखेंगे, जब इसके साक्ष्य देखेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो इतिहास होता है, इतिहास में इतिहास को लिखा कैसे जाता है? इतिहास लिखा जाता है साक्ष्यों के आधार पर। इन साक्ष्यों को हम लोग स्रोत के रूप में भी जानते हैं। और जो वैदिक काल है, इसके एकमात्र स्रोत हैं दोस्तों हमको साहित्य, दोस्तों जिसको हम लोग लिटरेरी सोर्स बोलते हैं। अब जो वैदिक काल में आपका पूर्व वैदिक काल है, इसमें कौन सा ऐसा लिटरेरी सोर्स पाया जाता है जिसके आधार पर हमको पता चलता है कि नहीं भाई, आपका पूर्व वैदिक काल नाम की भी कोई एक काल था, कोई एक टाइम पीरियड था। तो ध्यान रहे दोस्तों, जो पूर्व वैदिक काल है, जिसको हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं, इसका एकमात्र जो स्रोत है दोस्तों, वो जो सोर्स है दोस्तों, वह क्या है आपका? वो है दोस्तों ऋग्वेद। और एकमात्र स्रोत होने के कारण जो कि आपका ऋग्वेद है दोस्तों, हम लोग इस काल को ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इस काल की जानकारी हमको दोस्तों इसी ऋग्वेद के माध्यम से होती है। एकमात्र सिंगल जो ऋग्वैदिक काल का जो सोर्स है दोस्तों, वह क्या है आपका? ऋग्वेद है। इसी कारणवश इस काल को हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। वहीं पर जब आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो उत्तर वैदिक काल में बाकी जो आपके अन्य वेद हैं, जिसमें आपका सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, ये आते हैं, साथ में इनके उपनिषद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं, बाकी अन्य चीजें आती हैं आपकी उत्तर वैदिक काल में। तो ये तो समझ गए होंगे कि वैदिक काल क्या है, वैदिक काल का विभाजन किस प्रकार से किया गया, उनका टाइम पीरियड क्या है और इनका सोर्सेस क्या है। यदि समझ गए हो तो जल्दी से एक बार चैनल को थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बता दीजिए कि हाँ सर इतनी चीजें समझ में आ गई, और हम फिर आगे बढ़े, आगे की चीजों की चर्चा करें। बताएं भाई, क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई समस्या, कठिनाई, जिसके बाद हम आगे बढ़े भाई, बताइए।
ठीक, ओके। अब देखिए हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमने जो वैदिक सोर्सेज थे उनको डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब जो है हम लोग उसके जो फैक्ट हैं जो आपके वैदिक काल से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ऋग वैदिक काल के बारे में। ठीक है, एक बात समझिएगा दोस्तों, आपसे दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर एक कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इनमें जो इनके जीवन का स्तर था कैसा था? ग्रामीण स्तर था कि नगरीय स्तर था, शहरी स्तर था, किस प्रकार का था? तो ध्यान रहे दोस्तों, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब किसी काल के साथ सभ्यता शब्द जुड़ा होगा, उस सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन बोलते हैं। जब किसी शब्द के साथ सभ्यता जुड़ा होगा तो सदैव सभ्यता क्या होती है? शहरी होती है, अर्बनाइज्ड होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही किसी चीज के साथ संस्कृति जुड़ी हो, क्या जुड़ी हो? संस्कृति जुड़ी हो, तो ध्यान रखना है, जब भी कोई संस्कृति होती है तो संस्कृति सदैव ग्रामीण होती है। ठीक है, जैसे वर्तमान में आपके समाज में दो भाग हैं। एक जो शहरों में निवास करती है, जो कि शहरीकरण का भाग है, और दूसरा जो गांवों में निवास करती है, वो ग्रामीण संस्कृति है। तो वो जो भाग है काल का, जो कि आपका शहरीकरण का भाग है, वो सभ्यता, तो सभ्यता के अंतर्गत नगर पाए जाते थे और वो शहरीकरण का हिस्सा थे। जबकि आप जब वैदिक काल में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें नगरों का विकास नहीं हुआ था, बल्कि इनका जो जीवन का स्तर था वह क्या था? ग्रामीण स्तर का था। तो ध्यान रहे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता मूलतः किस प्रकार की थी। तो आपके ऑप्शन में होगा नगरीय व्यवस्था थी, ग्रामीण व्यवस्था थी, मिक्स मतलब कि दोनों की मिली जुली व्यवस्था थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे, वैदिक सभ्यता जो है यह किस प्रकार की व्यवस्था थी? यह मूलतः ग्रामीण व्यवस्था थी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? आपकी जो यदि सिंधु घाटी सभ्यता पूछेगा तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किस प्रकार की थी? वह नगरीय थी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। दूसरा कि परिवार या समाज कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता में हमने समाज आपको बताया था, कंपेयर करके चलेंगे, याद हो जाएगा आराम से। हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो समाज है, वह जो समाज है आपका किस प्रकार का समाज था भाई? वहां पर मातृसत्तात्मक था। लेकिन जैसे ही हम वैदिक काल में आएंगे तो वैदिक काल में जो समाज है या जो परिवार है, यह परिवार किस प्रकार का है मेरे भाई? ध्यान रखिएगा, यह परिवार है आपका पितृसत्तात्मक। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यहां से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, क्या भाई अगला पॉइंट क्या है कि आपका जो इनके व्यवसाय या फिर इनका जो अर्थव्यवस्था है, अर्थ जो व्यवस्था है, जिनको हम लोग इकोनॉमिक बोलते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन किस पे आधारित थी इनका? तो इनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है किसके आधार पे थी? तो ध्यान रहे, जब भी वैदिक काल पढ़ेंगे आप, इनका जो मुख्य व्यवसाय था, जो इनके आर्थिक जीवन का जो मुख्य आधार था, वह क्या था? तो इनके दो आधार थे। पहला तो ये कृषि के ऊपर निर्भर थे, साथ में इन्होंने पशुपालन को भी अपने अर्थव्यवस्था का आधार बनाया था। ठीक है, इनके दो आधार थे, पहला आपका कृषि और दूसरा आपका पशुपालन। हमने ऋग वैदिक काल के, अब आते हैं ऋग वैदिक काल के बारे में। ऋग वैदिक काल का स्रोत हमने बताया ही आपको, क्या है आपका? ऋग्वेद है। ठीक है, और ये जो ऋग्वेद है आप सभी लोग जानते हैं, ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है इतनी बातें? और इसी वेद से हमको ऋग्वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद के संदर्भ में हमने आपको सभी जानकारियां दे दी हैं कि इसमें कितने मंडल हैं, इसमें कितने सूक्त हैं, कौन से मंडल को वंश मंडल कहते हैं, कौन से मंडल बाद में जोड़े गए, किस मंडल में किसकी जानकारी मिलती है, जो चार वर्ण हैं, सोम देवता की बात करें, किस मंडल का निर्माण किस ऋषि के द्वारा किया गया, ये सभी चीजें हमने आपको क्लास में बताई हुई हैं।
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब देखिए, आपको एक बात समझना होगा, जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और वैदिक काल का उद्भव होता है, आपका वैदिक काल का जब आप देखेंगे विकास होता है, तो जो विद्वान हैं ऐसा मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, ये पूर्ण रूप से इनका पतन हो गया। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर वैदिक काल का विकास किसने किया, किनके द्वारा वैदिक काल विकसित किया गया? तो आपके एग्जाम के लिए यह प्रश्न आता है, आपने शब्द सुना होगा आर्य। आपने क्या शब्द सुना होगा? आर्य। तो आपके पॉइंट के लिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि आर्यों के द्वारा ही जो ये वैदिक सभ्यता है, इसका विकास किया गया। आर्य जो थे, इन्होंने ही वैदिक सभ्यता का क्या किया भाई? विकास किया। अब आपके एग्जाम में आर्य जो हैं, इनसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्य जो हैं, इनसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये होता है, पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि आर्य जो शब्द है, इस आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता का विकास करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वैदिक सभ्यता का विकास करने वाले व्यक्ति आर्य थे, ऐसी थ्योरी है। आपको लेटेस्ट एकदम नई जानकारी दे दूं, अभी किसी भी बुक में अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में जो आर्यन थ्योरी है कि जो आर्य बाहर से भारत में आए और इन्होंने वैदिक सभ्यता का विकास किया और इनके द्वारा ही वर्तमान में जो जनसंख्या है, इनका विकास हुआ। लेकिन ये जो थ्योरी है कि आर्य बाहर से आए और भारत में आकर वैदिक सभ्यता का विकास किया, ये थ्योरी अब पूरी तरीके से खारिज की जा चुकी है। जो कि आप लोगों ने रिसर्च में यदि पढ़ा होगा, थोड़े भी अवेयर होंगे तो प्रोफेसर बसंत सिंधे, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी डीएनए की सैंपलिंग ली है और उससे ये बताया है, रिसर्च के बाद दावा किया है कि जो आर्य थे, यह मूलतः भारत के ही निवास के व्यक्ति थे, ये कहीं दूसरे स्थान से भारत में नहीं आए थे। तो ये जो आर्यन थ्योरी है कि बाहर के लोग आए और इन्होंने भारत में जो वैदिक सभ्यता इसका विकास किया, अब इसको नहीं माना जाता है। लेकिन जो थ्योरी है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, राकी गढ़ी से, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल है, हमने आपको पढ़ाया भी था। जब सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा रहा था तो हमने आपको वहां पे जिक्र किया था आपसे। खैर, टॉपिक पे आते हैं। बात आर्य की हो रही है तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये आर्य है, इस आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? मेरे भाई, आप सभी से निवेदन है एक बार पुनः की वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्त, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। देखिए मेरे भाई, आप सभी के लिए ही इतनी मेहनत की जाती है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी मित्रों के साथ इस चैनल को जरूर साझा करें। चलते हैं भाई आर्य की तरफ। आर्य किसको कहते हैं? तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? आर्य का मतलब होता है, यदि हम सिंपली टर्म में जाएं तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, या फिर कह लें उत्तम। और कहीं कहीं आपके लिए मिलेगा उच्च कुलीन। क्या मिलेगा? उच्च कुल में उत्पन्न। उच्च कुल में उत्पन्न या फिर कुलीन व्यक्ति, कई प्रकार के नाम आपको दिखाई देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। उच्च कुलीन या फिर उच्च कुल में उत्पन्न, तो कई प्रकार की चीजें आपको दिखाई देंगी। कंफ्यूज किसी भी प्रकार से नहीं होना है आपको। तो आर्य शब्द का अर्थ या तो श्रेष्ठ देगा, या तो उच्चतम देगा, उत्तम देगा, या फिर उच्च कुल में पैदा होने वाले, जिसको हम लोग उच्च कुलीन या कुलीन व्यक्ति कहते हैं, उस रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब देखिए, ये जो चीज है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, ये तो आपके एग्जाम में आता ही आता है। दूसरा जो फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो आर्य थे, ये कहाँ के निवासी थे, ये किस स्थान से भारत में आए थे। अब इसको लेके आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसके निवास स्थान को लेके जो विद्वान हैं, इन विद्वानों को लेके अलग अलग
मत आपको दिखाई देते हैं। हर एक विद्वान इनके जो निवास स्थल है वो अलग अलग बताते हैं। कोई बताता है कि ये मध्य एशिया से आए थे, कोई बताता है कि ये जर्मनी से आए थे, कोई बताएगा आपको कि ये तिब्बत से आए थे। तो अलग अलग लोग जो है ये अलग अलग बताते हैं। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं वो कुछ आपको बता दे रहा हूं जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले चलते हैं, आप सभी ने नाम सुना होगा आर्यों को लेके मैक्स मूलर का। इन्हीं का सबसे प्रचलित है भैया मैक्स मूलर। इनका जो आर्यन थ्योरी है ये सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ था कि जो आर्य हैं यह कहां से आए थे। तो आर्य कहां से आए थे भैया? मध्य एशिया। मध्य एशिया, ठीक है। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा कि किसके द्वारा यह कहा गया कि आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया है, या फिर मैक्स मूलर ने आर्यों के निवास स्थान की पहचान कहां से की है। तो ध्यान रहे मैक्स मूलर के द्वारा आर्य कहां पर बताए गए हैं, ये कहां के निवासी थे? मध्य एशिया के थे। वहीं पर इंपॉर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना होगा, इनका भी प्रश्न पूछा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था भाई कि ये कहाँ के निवासी हैं? कई बार एग्जाम में आया हुआ है। उत्तरीय ध्रुव, जिसको हम लोग आर्कटिक प्रदेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कटिक प्रदेश। उत्तरी ध्रुव का मानते हैं इनको ये। बाल गंगाधर तिलक जो है इनको किसका मानते हैं? उत्तरीय ध्रुव का, आर्कटिक प्रदेश का मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, उत्तरी ध्रुव हो गया। इसके अलावा किसका किसका पूछा जाता है भाई? कभी पूछ लिया जाता है आपसे स्वामी दयानंद सरस्वती का भी पूछा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, राइट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है मेरे भाई। दयानंद सरस्वती, ठीक। दयानंद सरस्वती से पूछा जाता है इन्होंने कहां बताया था? तो इन्होंने बताया था आपके तिब्बत से। इनका निवास स्थान इन्होंने कहां बताया था? तिब्बत बताया था। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिया है, अब वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये तीन आपको ध्यान में रखने हैं कि किस व्यक्ति ने आर्यों का जो निवास स्थान है वो कहां पे बताया था। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? राइट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा कई सारे हैं, जैसे संपूर्णानंद जो है, डॉक्टर संपूर्णानंद, ये जो आर्यों के मूल निवास स्थान बताते हैं। ये आल्प्स जो पर्वत है वो वहां पे बताते हैं। पंडित गंगानाथ झा, ये ब्रह्मर्ष देश जो है वो उसको वहां का मानते। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बोला है। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा जो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वह कौन सा ऐसा अभिलेख है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा भाई, एकदम इंपॉर्टेंट, रटने योग्य। कैसे भी याद करें, सो के, गा के, रो के, हंस के, कैसे भी याद करना है, लेकिन इस पॉइंट को, इस फैक्ट को ध्यान रखना है। प्रश्न को, चाहे बाबा रामदेव का चंपरास खाइए, चाहे बानबीटा हार्लिक्स पीजिए, लेकिन ये प्रश्न आपको ध्यान में होना चाहिए कि वह कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। नाम बताइए भाई, और उसका प्राप्ति स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। बहुत प्रश्न इससे पूछा गया है हर बार एग्जाम में कि वह कौन सा ऐसा अभिलेख है जहां से हमको वैदिक देवताओं के नामों की जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से, वह कौन सा ऐसा अभिलेख। हमने क्लासेस, यदि आपने पिछले मेरी प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी तो हमने इस चीज की चर्चा की है। चैनल को लाइक कीजिए मेरे भाई। आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारा जो ये चैनल है नया वाला, जिसपे आप सभी की क्लासेस हो रही हैं, आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को बाकी लोगों के साथ भी पहुंचाइए। जैसा कि आप सभी को पता है जो मेरा मेन चैनल है एक बार हैक हो चुका है, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ चुका है, जिसकी वजह से। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इसको जुड़िए, बाकी लोगों के साथ भी जोड़िए, जिससे कि मेन इन द केस यदि मेन चैनल जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस पे बने रहें, और आपसे जुड़ने का जो हमारा माध्यम ये चैनल वो आपके साथ बना रहे हमारा। तो बाकी लोगों के साथ भी आप सभी से निवेदन है कि उनको भी जोड़िए, बाकी लोगों के साथ उनको भी बनाए रखिए चैनल पे। नाम नहीं पता भाई, कोई बात नहीं। बोगज कोई इंस्क्रिप्शन का नाम सुना है? बोगज कोई अभिलेख?
बोगज कोई अभिलेख। ठीक है, ये बोगज कोई अभिलेख क्या है मेरे भाई? तो बोगज कोई अभिलेख कहां से पाया गया है? सबसे पहले तो ये प्राप्ति स्थल क्या है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहली चीज कि वह कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा मेरे भाई। वैदिक देवताओं का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? बोगज को इंस्क्रिप्शन में। नाम है क्या? बोगज कोई अभिलेख। प्राप्ति स्थल कहां पे है, कहां से पाया गया है? तो एशिया माइनर, एशिया माइनर एक स्थान है। इस एशिया माइनर से यह जो आपका बोगज कोई इंस्क्रिप्शन है, बोगज कोई जो अभिलेख है, उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यह जो बोगस कोई अभिलेख है, इस बोगस कोई अभिलेख में जो आपके कौन कौन से वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऐसे वैदिक देवता हैं जिनके नाम हमको दिखाई देते हैं? आप में से किसी को पता है भाई कि जो बोगज को इंस्क्रिप्शन है, बोगज को जो अभिलेख है, उसमें किन वैदिक देवताओं के उल्लेख मिलते हैं, हमको बताएं। महत्वपूर्ण है मेरे भाई। बोगज कोई इंस्क्रिप्शन, किन वैदिक देवताओं के नाम हमको वहां पर मिलते हैं? शिव का? नहीं यार, नहीं 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 नहीं, इतनी बड़ी गलती ना करिए। शिव, एक बात समझिएगा, शिव जो आपके ऋग वैदिक पीरियड है उसमें शिव थे ही नहीं। जो शिव का कॉन्सेप्ट आया है, जो हम लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। पहले शिव का अन्य स्वरूप दिखाई देता है, प्रारंभिक स्वरूप दिखाई देता है, जिसको हम लोग रुद्र बोलते हैं। भगवान शिव का एक नाम रुद्र है ना, तो वो जो रुद्र हैं, भगवान शिव के रुद्र का जो जानकारी मिलता है, ये ऋग वैदिक काल में मिलता है, जहां पर रुद्र को पशुओं के देवता के रूप में दिखाया गया है। और यही पशुओं के देवता जब आप उत्तर वैदिक काल में जाओगे तो उनको अन्य रूप में दिखाया गया है, जो कि आपके बाद में शिव हुए हैं। तो ऋग वैदिक काल में जब आओगे आप, तो ये आपके क्या है? रुद्र हैं। बाद में जाकर ये शिव बनते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये भी पूछा जाता है कि रुद्र किसके देवता है, तो ये पशुओं के देवता थे। बोगज कोई अभिलेख में किसका किसका मिलता है भाई? तो सबसे पहले इंद्र का, मित्र का, वरुण का और नासत्य, यह जो चार देवता हैं, इनका उल्लेख हमको दिखाई देता है। ठीक है, ये चारों के नाम आपको ध्यान में रखना है। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये जो चार देवता हैं, इनके जो उल्लेख हैं, हमको कहां पर दिखाई देते हैं मेरे भाई? यह दिखाई देते हैं हमको बोगज कोई इंस्क्रिप्शन में। बोगज कोई जो अभिलेख है, जो कि एशिया माइनर में पाया गया है, वहां पर इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़े हम लोग। बताइए भैया, बताइए। देखिए, आप लोग प्रश्न भी लेके आइए क्लास में, फिर और आनंद आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। फिर देखिए, जितने जैसे जैसे क्लासेज आप लोग करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लाएंगे, तो फिर आनंद जो है वो और आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। बात कर रहे थे ऋग्वैदिक काल की ना। तो जो ऋग्वैदिक काल है, इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ऋग्वैदिक काल जो है, इस ऋग्वैदिक काल में जो निवास स्थान था, यह कहाँ पे था? ऋग्वैदिक काल के जो व्यक्ति थे, जो जनसंख्या थी, वो कहाँ पे निवास करती थी? यह आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, एग्जाम अभी थोड़ा नहीं, बहुत दूर है, इसीलिए मैं बहुत
डिटेल में चल रहा हूँ, कोई चीज छूटने ना पाए। आपके जो एग्जाम होंगे वो एटलीस्ट समझ लीजिए जून के आसपास होंगे, जून से पहले आपके एग्जाम नहीं होने वाले हैं। तो मैं इसीलिए जो है डिटेल में चल रहा हूँ। अभी आप लोगों की संख्या थोड़ी कम है, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो, 2 3 4 5 ऐसे ही लोग जुड़ते हैं। तो आप जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, देखना आप लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो आप लोगों के पास अभी प्रॉपर समय है, बाद में आप लोग रिवाइज करने का भी मौका मिलेगा। जैसे बाकी लोग आएंगे तो उनको केवल एक बार मौका मिलेगा, आप लोग जो हैं आप लोगों को प्रॉपर समय मिलेगा। आप लोगों के पास पहले से ही नोट्स हैं, और जो मैं पढ़ा रहा हूं आप सभी के पास उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। संभवतः मैं कोशिश करूंगा कि अंतिम में मैं आपको पीडीएफ भी दे दूं, इसीलिए मैं इसको अभी डिलीट नहीं करता हूं। एक दिन का जो पीडीएफ है वो गलती से मेरे से डिलीट हो गया है, बाकी सभी दिन की मेरे पीडीएफ आपके पास हैं अभी इस वीडियो में, तो मैं उसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपके पास प्रॉपर समय होगा बाकी की तुलना में, जिसमें आप रिवाइज भी कर सकते हैं, क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, और आपके पास नोट्स तो है ही, और बाकी जो नए नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूंगा। और जो रिकॉर्डेड वीडियो है जो आपके किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हैं वो तो आपको मिलते ही रहेंगे। तो आपके पास प्रॉपर समय है, अच्छे से पढ़िए। फिलहाल वापस आते हैं, जो ऋग वैदिक काल के जो व्यक्ति हैं या जो लोग हैं, ये कहाँ पे निवास था, इनका स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सप्त सैंधव प्रदेश, आपके एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो ऋग वैदिक काल के लोगों का जो स्थान निवास स्थल था वो कहाँ पे निवास करते थे। तो उनका निवास स्थल का नाम था सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, एकदम ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में हुआ है कि ऋग वैदिक काल के आर्यों का निवास स्थल कहां पे था। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश जो है, जिसका अर्थ, अच्छा सप्त सैंधव का अर्थ क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सप्त सैंधव का अर्थ होता है 7 नदियों वाला क्षेत्र। क्या होता है? 7 नदियों वाला क्षेत्र। तो देखिए, जब आर्य ऐसा, जब जो थ्योरी है कि आर्य जब बाहर से आए तो इन्होंने उस स्थान को चुना जहां पर जो उर्वरक क्षमता थी भूमि की वो बहुत अधिक उपजाऊ थी। तो आप सभी लोग जानते हैं, सुधाकर जी, मैंने पहले ही बोला था कि जो आपके नोट्स हैं वो नोट्स पेड हैं, आप पेड कर दीजिए, उसकी चीजें आपको नोट्स तुरंत भेज दिया जाएगा। खैर वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। निवास स्थल मैंने बताया कि सप्त सैंधव प्रदेश है। जब आर्य बाहर से आते हैं भारत में तो ये जहां का सबसे उपजाऊ प्रदेश होता है ये वहीं पर निवास स्थल होता है, और उस समय जो सप्त सैंधव प्रदेश है, जो नदियों के किनारे वाला क्षेत्र है, ये वहीं पर निवास स्थल बनाते हैं। तो ध्यान रहे, जो प्राचीन आर्य लोग थे जिन ऋग वैदिक काल में, इनका प्रमुख क्षेत्र निवास स्थल कहाँ पे था, तो यह था आपका सप्त सैंधव प्रदेश। और ये 7 नदियों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये 7 नदियों वाला क्षेत्र था। तो इन 7 नदियों में यदि मैं नाम बताना चाहूंगा आपको, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिसमें आपका सिंधु नदी है, वितस्ता नदी जिसको हम लोग झेलम भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या था। तो झेलम नदी का पुराना नाम क्या मिलता है हमको? वितस्ता मिलता है। ठीक है, तो दूसरा वितस्ता हो गया। तीसरा अस्किनी, ये भी पूछा जाता है। झेलम हो गया, वितस्ता हो गया, अस्किनी जिसको हम लोग चिनाब बोलते हैं, वर्तमान में चिनाब नदी है ना, इसको हम लोग पहले अस्किनी नदी बोलते हैं। परुष्णी नदी जिसको हम लोग पहले वर्तमान में क्या बोलते हैं? रावी बोलते हैं। परुष्णी, रावी, इसी नदी के किनारे क्या लड़ा गया था? दसराग युद्ध लड़ा गया था, हमने आपको बताया था पढ़ाते समय। पांचवा विपाशा नदी जिसको हम लोग व्यास नदी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर सतुद्री जिसको हम लोग सतलज नदी बोलते हैं, सतलज, और सरस्वती जिसको हम लोग घग्घर बोलते हैं। कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इन 7 नदियों के नाम जो है मैं फिर से बोल रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। पहला सिंधु नदी, पहला क्या हो गया भाई? सिंधु नदी। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका है वितस्ता। दूसरा क्या है? वितस्ता, जिसको हम लोग किस नदी के नाम से जानते हैं वर्तमान में? झेलम नदी के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या है भाई? तीसरा है आपका वर्तमान का चिनाब नदी, जिसको हम लोग उस समय क्या बोलते थे? असिकनी बोलते थे। क्या बोलते थे? असिकनी। ठीक है, चौथा परुष्णी नदी, और इस नदी के किनारे क्या लड़ा गया था? दसराग युद्ध लड़ा गया था, जिसमें आपके राजा सुदास की विजय हुई थी। पांचवा विपाशा नदी। विपाशा नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं वर्तमान में? व्यास नदी के नाम से जानते हैं। छठा
सतुद्र नदी। अच्छा, जो नाम बता रहा हूं ध्यान रखिएगा, आपके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित नदी की पहचान किससे की जाती है, तो कोई एक दे देगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सतुद्री को वर्तमान में सतलज के नाम से जानते हैं, और जो अंतिम है जो कि गुम हो गई है, हमने सरस्वती नदी के नाम बताया था आपको सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ा रहे थे, तो इसको उस समय घग्घर नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इतना कंफ्यूजन, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई डाउट बताएं। बताइए भैया, आगे बढ़े फिर। क्लियर है? अच्छा, स्पीड स्लो तो नहीं है? ऋग्वेद में दियोदास का जिक्र है 9th मंडल में, तो फिर काशी का भी ऋग्वैदिक काल में होगा। देखिए भाई, होना तो चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता जब आप पढ़ोगे तो वहां पे बैलों के साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन गायों का कहीं पर भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब बैल रहे होंगे, तो सिंपल सी बात है भाई कि बैल कहाँ से उत्पन्न होंगे? बैल पहले बछड़ा रहा होगा, बछड़े की उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी? गाय से हुई होगी। भले ही हमको गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि गाय के प्रमाण अनडायरेक्टली सिंधु घाटी सभ्यता में रहे होंगे, और उन्हीं से जो बैल हैं उनके प्रमाण दिखाई देते हैं। यदि दिवोदास का वर्णन मिल रहा है जो कि काशी नरेश के रूप में, तो अनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह सकते हैं कि आपको जो ऋग्वैदिक काल है उसमें काशी का उल्लेख कह सकते हैं। लेकिन काशी का एक तीर्थ स्थल के रूप में उल्लेख हमने बताया था अथर्ववेद, जहां तक मुझे ध्यान में है। क्लियर है बात? बताइए भाई। आगे बढ़ें। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे ऋग वैदिक कालीन संस्थाओं के बारे में। ऋग वैदिक कालीन संस्थाएं। हमने आपको बताया था जब पहला ही क्लास ले रहा था वैदिक काल का, तभी हमने आपको बताया था कि जैसे वर्तमान में हमारे देश में देश को संचालित करने के लिए संसद है, पार्लियामेंट है हमारे पास, और उस पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट टू पार्ट्स हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और जो तीसरे पार्ट के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है आपका राष्ट्रपति, जो कि उसका अभिन्न अंग है। हालांकि ये पॉलिटिकल साइंस आपके इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर आप लोगों का होगा उसमें इंपॉर्टेंट होगा, तो जब हम फर्स्ट पेपर की क्लासेस लेंगे अलग से, तब उसमें हम आपसे जिक्र करेंगे इसका। फिलहाल हम लोग आपसे बात ये कर रहे हैं कि जो ये ऋग वैदिक कालीन संस्थाएं हैं, जैसे वर्तमान में हमारे पास पार्लियामेंट है जिनके थ्रू हम शासन करते हैं देश में, ठीक उसी प्रकार ऋग वैदिक राज व्यवस्था यदि हम देखेंगे तो हमको तीन संस्थाएं वहां पर दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? बताइए भाई। हमने आपको क्लास में बताया था वह कौन कौन सी संस्थाएं हैं ऋग वैदिक काल की। नाम बताइए भाई। सुधाकर जी आप बताइए, या फिर शुभांक जी, या फिर कृष्ण जी, बताएं भाई। तीनों संस्थाओं के नाम बताएं, क्लास में हमने आपको बताया था। नहीं पता? ऐसे काम नहीं चलेगा, रिवाइज करते हुए चलिए। देखिए भाई, एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी पढ़ने बैठिए तो ये सोच के बैठिए कि जैसे मेरा कल ही एग्जाम हो। तो भले ही मैं बार बार कहता हूं अपने सभी स्टूडेंट से
कि भले ही आप सभी 15 मिनट पढ़ें, 20 मिनट पढ़ें, आधे घंटे पढ़ें, 45 मिनट पढ़ें, लेकिन जब पढ़ें तो मन से पढ़ें। उस समय कोई फोन, कोई कुछ भी चीजों का यूज न करें। यदि आप फिर भी उन जो भी समय आप देखिए, वर्तमान का जो भी होता है ना समय, मैं जानता हूँ बहुत मॉडर्न समय होता जा रहा है, जो पढ़ाई होती है वो भी बहुत मॉडर्न होती है। एक तरफ टैब खुला होता है यूट्यूब का, दूसरी तरफ इंस्टाग्राम फेसबुक का पेज, और चौथी तरफ आपका जो स्लाइड खुला होता है वो होता है पढ़ाई का। तो ऐसे में पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, पढ़ाई कम होती है, इंस्टाग्राम फेसबुक रील जो है वो ज्यादा चलते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी पढ़िए डेली एक बार, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, बस 15 मिनट, जितनी भी चीजें पढ़ाई जाती हैं 15 मिनट उनको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, रिवाइज कर लेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। खैर वापस आते हैं। आप ऋग वैदिक काल में तीन संस्थाएं हमको दिखाई देती है मुख्य रूप से। सबसे पहले जो संस्था है जो कि सभा है, ठीक है। दूसरी जो संस्था है वह आपकी समिति है, ठीक है। और जो तीसरी संस्था है वो है आपकी विदत। तो तीन संस्थाएं ऋग वैदिक कालीन है जो हमको दिखाई देती है। अब आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये जो सभा, समिति और विदत हैं, इनका उल्लेख ऋग वैदिक काल में कितनी कितनी बार किया गया है। ठीक है, तो यदि आप सभा का उल्लेख देखेंगे ऋग्वेद में, तो सभा शब्द का उल्लेख 8 बार किया गया है। जो सभा शब्द है इसका उल्लेख कितनी बार किया गया है? 8 बार किया गया है। वहीं पर यदि आप समिति देखेंगे तो समिति शब्द का उल्लेख 9 बार किया गया है। ठीक है, और जो विदत है इसका उल्लेख कितनी बार किया गया है दोस्तों? तो विदत जो शब्द है इसका उल्लेख 122 बार किया गया है। अब देखिए, तो आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा कि वह कौन सा ऐसा संस्था था ऋग्वैदिक कालीन जिसका प्रचलन ऋग्वेद काल में सबसे ज्यादा था। तो भाई कैसे आपको पता चलेगा? जिसके नाम की चर्चा बार बार हो रही हो, सिंपल सी बात है वो फेमस रहा होगा, वो चीजों की जानकारी हमको अधिक मिलेगी। तो ऐसी मान्यता है कि जो विदत था, ये ऋग वैदिक कालीन जो संस्था थी इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये जो सभा और समिति हैं, यह ऋग वैदिक काल के साथ साथ इनका जो निरंतरता है ये उत्तर वैदिक काल में भी प्राप्त होता है। ये उत्तर वैदिक काल जो है उनमें भी यह मौजूद रहेंगे। लेकिन जो विदत है, यह उत्तर वैदिक काल में जो विदत नामक संस्था थी इसको क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किस संस्था को उत्तर वैदिक काल में स्थान नहीं दिया गया या फिर समाप्त कर दिया गया? तो ध्यान रहे जो विदत है इसको उत्तर वैदिक काल में क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। विदत एक विशिष्ट प्रकार की संस्था थी जिसमें वृद्ध एवं विद्वान लोग भाग लेते थे। जो आपका विदत है एक विशिष्ट प्रकार की संस्था थी जिसमें विद्वान और वृद्ध लोग भाग लेते थे। वहीं पर जो समिति है, मैंने बताया ही कि समिति भी एक महत्वपूर्ण संस्था थी जो कि वेदों में राजा को समिति के सहयोग प्राप्त करने के लिए बताया गया था। और जो ये समिति थी, समिति में साधारण व्यक्तियों का प्रवेश संभव था। ध्यान रहे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सी ऋग्वैदिक कालीन संस्था है जिसमें साधारण व्यक्ति भी, आम जनता भी प्रवेश पा सकती थी, प्रवेश का उसको अधिकार था। तो ध्यान रहे वो आपका था समिति। वहीं पर यदि आप सभा देखेंगे तो जो सभा है ये जो है ये सभा उच्च जनों के लिए था। क्या था? उच्च जनों के लिए था। इसमें जो सज्जन पुरुष थे, जो उच्च जन लोग थे, वो आपके भाग लेते थे। तो आपने तीन चीजें समझी इसमें कि ऋग्वैदिक काल में तीन प्रकार की संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदत। सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का 9 बार और विदत का 122 बार, जिसमें विदत जो है यह ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रचलन में रहा। और इस विदत को उत्तर वैदिक काल जब आएगा, लेटर वैदिक पीरियड आएगा, तो इसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाता है। अर्थात उत्तर वैदिक काल में केवल 2 संस्थाएं बचेंगी आपके पास, एक सभा और एक समिति। ठीक है, सभा क्या है, समिति क्या है, विदत क्या है, हमने आपको ये बताया।
अब देखिए जाते जाते एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, आज का सबसे लास्ट का पॉइंट आपको, कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये सभा है, जो ये सभा है और जो ये समिति है, इस सभा और समिति को किस स्थान पर अ, किस स्थान पर प्रजापति की पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया है, बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बताया भी था कि वह कौन सा ऐसा ग्रंथ है जहां पर सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया है। बताएं भाई, जल्दी बताएं, इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट का पॉइंट है मेरे भाई, इसके बाद हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। मैंने बताया था जब वेद पढ़ा रहा था तो उसी समय इसकी चर्चा भी किया था आपसे, नहीं याद आ रहा है? बाबा रामदेव का जन्म घुट्टी पियो, अथर्ववेद, ध्यान आया कुछ? अथर्ववेद जो है, इस अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया है। किसको? सभा और समिति को। कहा किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल की जो क्लास होगी हम लोग उसमें कुछ महत्वपूर्ण अन्य चीजों की चर्चा करते हुए आगे की जो चीजें हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उत्तर वैदिक जब काल समाप्त होगा तो हम लोग वैदिक काल से संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उसको करेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार है भाई? टेस्ट पेपर में बना दूं? बताइए, टेस्ट देंगे? जो अभी तक हमने पढ़ाया है उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, एप्लीकेशन पे अपलोड कर देता हूँ। यदि आप लोग देना चाहें या कब देना चाहेंगे ये भी बता दीजिए, मैं आप लोगों को अपलोड करके उस एप्लीकेशन का लिंक दे देता हूँ, आप लोग को पर्टिकुलर टाइम दे दूंगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। बताएं। अब भाई पढ़े हैं तो उसको थोड़ा रिवाइज करिए, इसी बहाने याद हो जाएगा। कितना आप देखिए, टेस्ट बकायदे होगा, उसमें टाइमर होगा आपके पास, माइनस मार्किंग होगी आपकी, सब कुछ होगा। तो तैयार हो जाइए, किसी एक दिन हम आपका जो भी पढ़ाया गया है टॉपिक उसमें किसी दिन आपका मैं पेपर बना लेता हूँ, आपका मैं टेस्ट ले लूंगा। तो जो भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़ाया है आपके साथ डिस्कस किया है उस चीजों को हम लोग टेस्ट टेस्ट के माध्यम से, टेकमिंट एप्लीकेशन है, मैं आज आप लोगों को उसका लिंक मैं भेज दूंगा, आप सभी लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। और जो भी क्लासेस या फिर जो भी आपकी जो बाकी चीजें होंगी हम उस पर भी लेते रहेंगे क्लास। मान लीजिए इन केस हम इस पे नहीं ले पाए यूट्यूब पे बाकी चीजों पे, तो हम लोग उस पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो पूछ ले भैया, अभी पूछ लीजिए या फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। बताएं, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या? सर एडवांस में 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा टेस्ट के लिए। चलिए ठीक है, इन्फॉर्म कर देंगे टेस्ट के लिए, चिंता न करिए। मान लीजिए अभी से 2 दिन रख लीजिए, आज मैं कह दे रहा हूँ 2 दिन बाद एग्जाम टेस्ट दे लीजिएगा। अभी तक जो पढ़ाया गया है, जिस दिन परसों तक जो पढ़ाया जाएगा उतना तक आएगा आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट में मैं उतने तक का पेपर बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो है मैं उसको चेक कर लूंगा, तुरंत का तुरंत आपको मिल जाएगा। हाँ भाई, एलएलबी का क्लास चलेगा, जल्द ही चलेगा। आप लोग संख्या जुटाएंगे तब ना। मैं अकेले के लिए मैं कैसे शुरू करूं, आप ही बताइए। आप लोग अपनी एक संख्या बता दीजिए। सर वो बीएचयू में एडमिशन हो गया बच्चों का? हाँ भाई हो गया, लगभग 7 बच्चे जो हैं इसी चैनल से जिन्होंने प्रिपरेशन किया था उनका हो गया। इसमें आपके प्रिंस तिवारी हैं, वंशिका हैं, अनु हैं, अनामिका हैं, आपके कई लोग हैं, देवेन हैं, कई लोग हैं जिनका हो चुका है एडमिशन।
अभी उनकी वीडियोस आने वाली हैं, उन लोगों से बातचीत होगा तो उनकी वीडियोस आएंगी। देखिए भाई, क्लासेस मैं चलाऊंगा, मुझे क्लास चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों की संख्या रहे। देखिए, टीचर के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। टीचर की क्लास में संख्या हो और डिसिप्लिन हो। तो टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाता है, कोशिश करता है कि अपना 100% है आपको। तो आप लोग क्लास में देखिए, एक चीज और समझ लीजिए, मैं दावा करता हूँ कि आप लोगों में जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे क्लास आपका और इंटरेस्टिंग होगा। मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छी सी चीजों को लेके आऊं, मैं पीडीएफ बना के लाऊंगा पहले से ही, जिसको मैं आपसे अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो बाकी अन्य लोगों के साथ भी जोड़िए। कोर्स में बहुत कंपटीशन है या कम? देखिए भाई, आप तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने कोई नहीं होगा, इतना मैं बता दे रहा हूँ। जो 8 बच्चों ने जो पिछली बार तैयारी किया था और थोड़ा सा बस मेहनत किया था, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बोल तो रहा हूँ, जैसे आप लोगों का अभी तो बाकायदे क्लास चल रहा है ना, केवल उन लोगों का लास्ट में मैंने केवल पिछली बार नोट्स दिया था। मैंने क्लास बस आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, मैंने केवल उसको लास्ट के 5-6 दिनों में डिस्कस किया था उन लोगों के साथ। उन लोगों की कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं हुई थी, यदि आप देखोगे तो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो कंपटीशन तो है, ऐसा नहीं कहूंगा कि देखिए हर साल एक कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा। पहले साल लोगों के लिए अननोन था, तो पहले साल 20 नंबर तक के जो जनरल कैंडिडेट थे उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। जो जनरल के कैंडिडेट थे उनको, जिनका 20 नंबर था, उनको भी बुलाया गया था। लेकिन इस बार कंपटीशन बढ़ा क्योंकि लोगों के द्वारा ये कोर्स को जाना गया, इसका इंपॉर्टेंस जाना गया, तो बढ़ा। तो जैसे जैसे ये कोर्स पुराना होगा वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ेगा। और कंपटीशन आपका उनसे अलग है क्योंकि आप तो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बाकी लोगों के साथ अच्छा नॉलेज है। क्योंकि बाकी जो अगले कैंडिडेट हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना, उनको नहीं पता है। तो आप उनसे कहीं फार अवे हैं, बहुत अलग है। तो आप अपने आप पे मेहनत कीजिए, बिल्कुल उनसे आगे हैं। तो उसकी चिंता मत करिए। बाकी अभी मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, क्लासेस होंगी, मैं बोल तो रहा हूँ। जब आप लोग लगेंगे, जब आपकी संख्या होगी, तो उसके बाद देखिएगा कैसे क्लासेस चलती हैं। आप ही कहेंगे कि बहुत अंतर है पहले की क्लास अभी की क्लासेस में, और जब बाद की क्लासेस होंगी तो आप खुद ही रियलाइज करोगे। तो बाकी लोगों की क्लासेस को जोड़िए, आप देखिएगा ना जैसे जैसे संख्या होगी आप लोगों की। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी संख्या कितनी है। देखिए भाई, टीचर सिंपल सी बात है, आप भी कहीं स्टेज पे चले जाओ और आपके सामने मात्र 1-2 दर्शक हों, और आपके सामने 1000 लोगों की भीड़ हो, तब आप लोगों को जो परफॉर्मेंस होगा वो अलग अलग होगा। क्योंकि आप कहीं ना कहीं मायूस हो जाओगे जब संख्या कम होगी, बाकी चीजों की होगी। लेकिन हाँ, मुझे आपको पढ़ाना है, चाहे संख्या 1 हो चाहे 1000 हो, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन जब आपकी संख्या थोड़ी ज्यादा होगी, आपकी तरफ से क्वेश्चंस लगातार पुटअप किए जाएंगे, संख्या होगी, तो नो भाई, वो तो और चीजें हैं, और मेहनत किया जाएगा उसमें, और कोशिश की जाएगी आपको अच्छा पढ़ाने का, सेटिस्फाइड करने का आप लोगों को। तो बाकी लोगों को जोड़िए, बस यही कहना है और कुछ नहीं। बाकी किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो, बताते रहिए। हाँ सुधाकर जी, आप एलएलबी का पीरियड ले सकते हैं, उसकी क्लासेस अलग से चलेंगी, उसको मैं आपको सूचित कर दूंगा। बाकी अन्य लोगों से भी बात कर लीजिए, यदि आपके साथी दोस्त यार मित्र हैं तो उनसे भी बात कीजिए, उनको भी जोड़िए। जल्द ही क्लास चलने वाली, मैंने अपने जो कलीग हैं उनसे बात कर लिया है, क्योंकि एलएलबी के लिए आपको कई सारे सब्जेक्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें आपके लिए थोड़ी सी चीजें अलग होंगी। ठीक है, तो फिलहाल उम्मीद करते हैं भाई आज की जो क्लास है आप सभी को समझ में आई होंगी। हाँ देखिए, सभी चीजें जो हैं वो देखिए, जब आप पढ़ोगे तो वो लिखी गई हैं पद्य गद्य दोनों में। एकमात्र ऐसा है जो कि यजुर्वेद लिखा गया है, बाकी सामवेद पद्य फॉर्म में है। बाकी जो आपका ऋग्वेद है, चाहे आपका अथर्ववेद है, ये इस पद्य में है। ठीक है, हम इसकी सभी चीजें आपको ग्रुप में भेज देंगे, चिंता न करिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।